Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज के इस वीडियो में हम हिंदी लैंग्वेज का पेपर हल करेंगे और इसमें 50 क्वेश्चंस आपके टोटल होने वाले हैं। ये आपका आने वाले बीएड एंट्रेंस एग्जाम और जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड एंट्रेंस या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम जहाँ पर हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर टोटल आपके 50 क्वेश्चन हैं। अगर आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वीडियो चाहिए तो वो आपको चैनल पर जाकर मिल जाएंगी। आप क्या करेंगे, सिंपली चैनल पर जाना, अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी। उन सभी प्लेलिस्टों में जाकर के आप इजीली उन सभी को एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। मैंने जब हिंदी की क्लास ली थी तो मैंने उसमें बताया था कि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हर एग्जाम के लिए आप मान के चले। देखिए, शांत रस का आपका जो स्थायी भाव होता है वो होता है निर्वेद। ठीक है, निर्वेद कहाँ पर दिख रहा है आपको, ऑप्शन और डी में दिख रहा होगा, यानी कि वैराग्य। ठीक, वैरागी मन हो गया हमारा, ऐसा करके आप याद रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इनके विषय में भी जान लेते हैं। जो आपका रति है, रति किसका स्थायी भाव है। ठीक है, तो ये भी हमें पता लगना चाहिए। रति आपका हो गया श्रृंगार रस का, किसका, श्रृंगार रस का। विस्मय यानी कि इसमें आपको आश्चर्य हो रहा है ना, तो ये अद्भुत रस का होता है, किसका, अद्भुत रस, याद रखना, अद्भुत रस। ठीक, फिर भय, देखिए भय यानी कि डर, तो भयानक रस, भयानक रस। थोड़ा सा अन्य का मैं बता देता हूं, जैसे हास्य रस का क्या होता है आपका, हास्य का हास हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारे कौन सा बचा, करुण रस। करुण रस का आपका करुणा शोक। ठीक, शोक इसका स्थायी भाव हो जाएगा। फिर हमारा रौद्र रस, उसमें क्रोध। ठीक है, जिसमें आपका परशुराम और लक्ष्मण संवाद, आप उसको याद रख सकते हैं उस दृश्य को। ऐसे ही फिर वीर का मैंने बताया उत्साह रस, यानी कि उत्साह उसका स्थायी भाव होता है। फिर विभत्स रस, जो थोड़ा सा अलग है उनको बता देता हूँ। विभत्स रस का आपका होता है जुगुप्सा। अद्भुत का विस्मय बता दिया मैंने, शांत का निर्वेद, और एक वत्सल यानी कि वात्सल्य रस करके भी आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि वत्सल को आप कम जगह देखोगे, लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपका परमानेंट होगा, क्योंकि रस से संबंधित जो जनरली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो यही होते हैं कि या तो उदाहरण आ जाएगा कि इसमें कौन सा रस है बताइए, या फिर इस प्रकार से। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाल रोटी में समास है। सबसे आसान समास है ये, मैंने आपको बार बार बताया था जब समास वाला टॉपिक पढ़ाया था लाइव क्लासेस में। और एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ, डीएलएड की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट होंगी, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें। मैं सारी चीजें बता दूंगा, अपडेट वगैरह, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बाकी बीएड की तो यहाँ पर एज यूजुअल चलेंगे ही। यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी भी वाले भी अपनी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो दाल रोटी यानी कि द्वंद्व समास, मैंने बताया था कि जनरली इसमें क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत ज्यादातर होते हैं, विलोम होते हैं। दाल रोटी, माता पिता, दिन रात, इस प्रकार से जहां पर भी ये चिन्ह लगा होगा आइफन का, योजक चिन्ह, आपको ये समास लगाना है, द्वंद्व। ठीक, अन्य समासों के बारे में भी मैंने वैसे पढ़ा रखा है, तो उस वीडियो को जरूर जाकर देखना। अगला क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है संधि विच्छेद का। ठीक है, निष्कपट का संधि विच्छेद, देखिए आसान है, सबसे आसान संधि यही है। इसका हो जाएगा आपका निह धन कपट। ठीक है, संधि कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि। ठीक है, संधि तीन प्रकार के होते हैं ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर तीसरा टाइप ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मिला करके जो आपका ये विसर्ग है ये बन जाते हैं श, निष्कपट। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, अत्यल्प में प्रयुक्त संधि। देखिए संधि मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था, जो लोग जुड़े होंगे उनको पता होगा। तो संधि में देखिए होता क्या है, इसमें भी संधि के प्रकार हैं। जैसे स्वर संधि है तो स्वर संधि के भी जो प्रकार हैं, वृद्धि, दीर्घ, यण, गुण, इन सब में से हमको छांटना है।
तो अत्यल्प का संधि विच्छेद करते हैं। सबसे पहले तो हम जब भी किसी में संधि जानना हो, हमें अगर पता लगाना हो, तो सबसे पहले उसका संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि विच्छेद कैसे करेंगे इसका हम, अत्यल्प का हो जाएगा आपका अति धन अल्प। ठीक, अब यहां पर देखिए इसका अंतिम अक्षर कौन सा है, वर्ण, अति में ई, छोटी की मात्रा प्लस अ प्लस ई मिलाकर के क्या बन रहे हैं, य, अत्यल्प बन रहा है ना, य बन रहा है। तो य यानी कि य से सीधे याद रखना यण संधि, ऑप्शन सी। ठीक है, अत्यल्प इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन इजीली मैंने समझाने का प्रयास किया है, हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना अन्य सभी के लिए, हालांकि हमने पढ़ा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। आराधन शब्द में प्रत्यय है। देखिए आराधन जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, देखिए अन, धन, न या फिर अ। तो हमारा जो क्वेश्चन 5 है उसका क्या हो जाएगा, अन, आराधन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निरंजन शब्द में उपसर्ग है। देखिए निरंजन में आपका निर उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि बिना अंजन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति शब्द में उपसर्ग है। उन्नति का मैंने आपको बताया था, ये तो बहुत ही, ये भी इजी है। उन्नति का आपका हो जाएगा उत। ठीक है, उत धन नति, जो कि तो आपका बन जाता है फिर न, उतनति, यानी कि आपका उन्नति, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो मैंने उस क्लास में मैराथन में बताया था कि जो तद्भव तत्सम शब्द हैं वो क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो हमने संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी में ले रखे हैं, यानी कि उनका प्रयोग सेम जो रूप संस्कृत में है वही हिंदी में है। तद्भव वे हुए जिनका रूप हिंदी में अलग है और जो संस्कृत मूल भाषा था वहां पर उनका रूप अलग था। तो देखिए वात, भिक्षा, मंडन, ये क्या है, तत्सम शब्द हैं। आप थोड़ा सा अगर गौर करेंगे तो आपको लग रहा होगा ना ये शुद्ध संस्कृत टाइप है। ऐसे ही फूल हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। तो 8वें का हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तत्सम का चयन करना है हमें, तो ये भी वही चीज है, अदरक, ऊंट, हीरक, शक्कर, इसमें से तत्सम का चयन करना है, तो हमारा हो जाएगा हीरक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर। ठीक, अब मान लीजिए अदरक का आपसे तत्सम पूछा, तद्भव पूछा जाए। कई बार क्या होता है कि तत्सम का तद्भव और तद्भव का तत्सम पूछा जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए अदरक का तत्सम पूछा जाए तो ये हो जाएगा आद्रक करके, याद रखना। ऊंट का मैंने बताया था ओष्ट्र, हालांकि वो पीडीएफ भी मैंने शेयर करी थी। और फिर हमारा आता है शक्कर, शक्कर का शर्करा। ठीक है, इन सारी बातों को ध्यान में रखना। इसी प्रकार से आपको अन्य क्वेश्चन हल करने हैं, या तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे या इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन बनेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है पूछा है। ठीक, तो वीणा, ग्रंथि, पल्लव, ये तीनों इनकी कृतियां हैं, लेकिन जो अनामिका है ये इनकी कृति नहीं है, तो ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अनामिका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य जैसी इनकी कृतियां थी, गुंजन, गुंजन, बूढ़ा चांद, याद रखना बूढ़ा चांद, ये कई बार पूछा गया है तब मैं बता रहा हूं। लोकायतन, चिदंबरा। अब चिदंबरा का नाम आ ही गया है तो थोड़ा सा एक फैक्ट बता देता हूं, जो इनको ज्ञानपीठ मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदंबरा के लिए ही मिला था। किसके लिए, चिदंबरा के लिए ही मिला था, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि इनको चिदंबरा के लिए या किसके लिए मिला था, चिदंबरा के लिए। हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को प्राप्त हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पहला ज्ञानपीठ किसको मिला था। तो पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो मिला था आपको जी कुरूप करके, या जी शंकर कुरूप करके, शंकर कुरूप करके भी है, तो उनको मिला था, ये याद रखना। क्वेश्चन ऐसा ही बनता है। मलयालम ये कवि थे जी शंकर कुरूप। ओढ़कुझल करके, ओढ़कुझल करके बांसुरी के लिए ये जो कविता संग्रह था, इनके लिए ये सम्मान दिया गया था। देखिए जो मैं बातें इसमें बता रहा हूं ना, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे।
अब ऐसा नहीं है कि मैं सीधे विनय पत्रिका का रचनाकार बता दूं और खत्म। इससे क्या होगा कि अगर आप ये वीडियो पूरा अच्छे से देखोगे तो लगभग, मैंने तभी बोला था कि पीवाईक्यूज अगर आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको अन्य चीजें पढ़ने की भी उतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आपका 50-60-70% सिलेबस यहीं से कवर हो जाता है। विनय पत्रिका के रचनाकार हैं, तो जो विनय पत्रिका के रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, पहली महिला ज्ञानपीठ के लिए भी मान लीजिए क्वेश्चन बना, तो एक किसी छात्र ने मुझसे पूछा भी था एक दिन व्हाट्सएप में, तो आशा पूर्णा देवी बंगाली साहित्य की थी। ये किस साहित्य की? बंगाली साहित्य की। 1976 ईस्वी के अराउंड इनको ये पुरस्कार मिला था। तो ये भी याद रखना, हिंदी के लिए पूछा जाएगा तो फिर महादेवी वर्मा है। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है, नहीं है पूछा है ना, तो प्रिय प्रवास है, पद्य प्रसून है, ठीक, उसके बाद रस कलश है, ये सब हैं, लेकिन जो मृत्युंजय है इनकी रचना नहीं है। मृत्युंजय अगर आप में से किसी ने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है तो मैं बता रहा हूं, ये शिवाजी सावंत की है। ठीक है, कर्ण के विषय में पूरी एक कहानी है, मृत्युंजय करके एक बुक है, ठीक ठाक बुक है। हालांकि थोड़ा सा उसमें आप देखिए, मृत्युंजय कर्ण के विषय में, तो कर्ण को मुख्य धारा में रख के ही उसमें लिखा गया है, सारे प्रसंग लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, लेखक हैं पूछा है। ठीक है, तो 13वें का हमारा क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल जी। कौन? रामचंद्र शुक्ल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब रामचंद्र शुक्ल का नाम आ ही गया है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आदिकाल आप सभी लोग जानते हैं, जॉर्ज गियर्सन इनने बांटा था सबसे शुरुआत में। जॉर्ज गियर्सन, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन 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 ने आदिकाल को क्या कहा? चारण काल। ठीक, रामचंद्र शुक्ल इन्होंने इटसेल्फ क्या कहा? वीर गाथा काल कहा, वीर गाथा काल। फिर आप कहते हैं, जनरली इन्हीं का पूछा जाता है, बाकी राम कुमार वर्मा चारण काल उन्होंने भी कहा, धीरेन्द्र वर्मा अपभ्रंश काल। ठीक, फिर आता है रीतिकाल। अब देखिए, रीतिकाल के जो प्रमुख नाम दिए रामचंद्र शुक्ल ने, तो रीतिकाल ही कहा। मिस्र बंधु का पूछा जाता है, तो मिस्र बंधु का आप नोट डाउन करना। इन्होंने कहा अलंकृत काल, अलंकृत काल। ठीक, फिर भक्तिकाल को गियर्सन ने कहा भक्तिकाल को, ठीक है, भक्ति लिख देता हूं मैं यहाँ पर, भक्तिकाल को इसने कहा गियर्सन ने स्वर्ण काल। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल ही कहा। तो ये जो कुछ चीजें पूछी जाती हैं जनरली, वो मैंने बताया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिकाल को कहा था लोक जागरण करके, श्याम सुंदर दास का स्वर्ण युग करके। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक न एक तो आपको क्वेश्चन ऐसा जरूर देखने को मिलेगा कि वीर गाथा काल को किसने इस नाम से संबोधित किया या किसके द्वारा ये कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1867 ईस्वी 15 अगस्त से ये शुरू हो गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो याद जरूर रखना। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। और देखिए, जब ये कवियों वाली बात आती है तो इसमें एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन थे, या इनमें कौन कौन से कवि शामिल थे। तो पहला आप याद रखना जयशंकर प्रसाद। दूसरा याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तीसरे याद रखना सुमित्रानंदन पंत, अभी मैंने थोड़ा सा उनके बारे में बताया, पंत जी। चौथे आपके महादेवी वर्मा। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन ऐसा बनता है कि निम्न में से कौन नहीं है या कौन है करके, तो ये याद जरूर रखना। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सिंपली यहां पर हो जाएगा निष्कपट। देखिए, जो कनिष्ठ होता है ये कनिष्ठ इस प्रकार से लिखा जाता है, ऐसे निष्कपट ऐसे। फिर बहिर्द्वंद आध्यात्म, ठीक है, ये गलत है, तो बहिर्द्वंद सही है। ठीक है, बहिर्द्वंद ऐसे ही लिखा जाता है, बहिर्द्वंद, यहाँ पर आपका द्वंद्व। ठीक है, बहिर्द्वंद ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, उदात्त का विलोम क्या है? तो सिंपल हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुदात। ठीक है, उदात्त का अर्थ होता है ऊंचा, यानी कि महान टाइप, ऊंचा आप समझ सकते हैं उदात्त का। अनुदात का उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, मृषा शब्द का पर्यायवाची है। तो मृषा का जो पर्यायवाची, देखिए मृषा का अर्थ क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली इसको छांट पाएंगे। इसका अर्थ होता है झूठा या झूठ, व्यर्थ। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, असत्य। तो ऑप्शन मृषा का हो जाएगा असत्य। बाकी प्यास आप जानते हो, तृष्णा, तृष्णा भी प्यास ही होती है, तो तृष्णा का अर्थ ही प्यास होता है, यानी कि किसी चीज की लालसा आप समझ सकते हैं। फिर तो आप इस प्रकार से उसको समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन, कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कमल शब्द का पर्यायवाची है पढ़ते हैं और उसके बाद सरोजवादी जो भी आपको पता होगा सीधे टिक लगा, तो ऐसा नहीं है। अम्बुद इसका सही उत्तर हो जाएगा। अम्बुद किसका है, बादल का। बाकी सारे किसके हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन, घोटाला शब्द है, जो आपका घोटाला शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है? तो ये हो जाएगा आपका रूढ़ यौगिक देशज, रूढ़ तो देशज हो जाएगा। हमने देशज शब्द में पढ़ा था ना कि जो देश में बोलचाल की भाषा, किसी विशेष भाषा से वो संबंधित नहीं थे और सिंपली वो देशज थे, तो घोटाला इस प्रकार के जो शब्द थे वो सब देशज में आते हैं। ठीक है, यहीं से इनका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाती का संबंध किस वर्ग की भाषा से है? तो मैंने भाषा में बताया था, पश्चिमी हिंदी, ब्रज, अवधी, सारी चीजें बताई थी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थानी के अंतर्गत यह आता है। हालांकि इसमें आपने एक चीज ये भी देखा होगा, अगर मान लीजिए राजस्थानी नहीं होता तो फिर हम पश्चिमी हिंदी करते, लेकिन राजस्थानी है तो हम ऑप्शन डी की ओर जाएंगे और यही सही उत्तर है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है ये पूछा गया है। तो एक चीज देखिए, इसमें जो इनका निबंध नहीं है वो आपका क्या है, आचरण की सभ्यता, ये इनका है। आचरण की सभ्यता बिल्कुल। क्या है ये, कछुआ धर्म ये नहीं है। सच्ची वीरता भी है, मजदूरी और प्रेम भी है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इनके जो पूर्ण 6 निबंध थे, 6 आपका, एक सच्ची वीरता, ठीक, कन्यादान करके भी था, कन्यादान याद रखना अगर पूछा जाए, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम करके भी था एक, ठीक, एक अमेरिकी करके भी था कुछ। तो ये इनके क्या है, निबंध है। ऐसे अन्य के भी पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसा सर्च कर सकते हैं कि हिंदी के निबंधकार, कवि या लेखक, उनके निबंध, उनके नाम ऐसे याद कर लेना, एक फोटो आपको मिल जाएगी। हिंदी के रीति ग्रंथकार कवि नहीं है ये पूछा गया है, तो कौन नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि। देखिए निर्गुण काव्य धारा के प्रेम मार्गी शाखा के कवि यहाँ पर पूछे गए हैं। आपने देखा होगा कि प्रेम मार्गी कृष्ण शाखा के या फिर भक्ति मार्गी, इस प्रकार से ना, निर्गुण सगुण, तो वो मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है पिछले PYQs में और एक वीडियो में भी। तो इसका क्या सही उत्तर होगा 23वें का हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुर्तगाली भाषा से आगत शब्द है। तो पुर्तगाली से आगत आपका शब्द हो जाएगा तौलिया। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 11, यानी कि इसको 11 लिखते हैं, 71 ये गलत है, 81 ये भी गलत है, 29 सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 29 को इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया था कि आप ये जरूर याद रखना, ये हर बार पूछा जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी वर्णमाला में मानक व्यंजनों की संख्या मानी है, यानी कि मानक जो मेन है आपके 35 हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हाल फिलहाल में मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि टोटल कितने वर्ण हैं, तो पहले 52 हमारा सही उत्तर होता है, लेकिन अब एक और जुड़ गया है एक, तो 53 अब सही उत्तर होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना, जो इस प्रकार से लॉ लिखते थे लॉ करके, उसको विशिष्ट व्यंजन की श्रेणी के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखना। बाकी मेन स्वर 11 थे, टोटल 13, तो इस प्रकार से आपको सारी चीजें पढ़नी है, मैंने डिटेल में बता रखा है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
देखिए देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि, ऑब्वियस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ये चिन्ह जो है किस विराम चिन्ह का प्रदर्शक है? तो इसको कहते हैं हम अर्ध विराम। क्या? अर्ध विराम। तो विराम चिन्ह भी एक बार आप सारे देख लेना, जितने भी 10-12 वो चिन्ह है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है और एक क्वेश्चन ये तो बनेगा ही, पॉलिटी का भी है और हिंदी का भी है। भारत के संविधान में हिंदी की को राजभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया? तो अनुच्छेद 343 के तहत, यानी कि आर्टिकल 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान में, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ये तो वैसे भी हमें पता चलना चाहिए ना, हिंदी भाषी राज्य में हम रह रहे हैं और हमें ये नहीं पता तो क्या पता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजेंद्र यादव का उपन्यास है ऐसा पूछा गया है, ठीक है? तो सारा आकाश, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? ये इनका आपका क्या है? उपन्यास है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार, तो ये हो जाएगा आपका रानी केतकी के कहानी, जहां पर भी आए ना आप लिखना 32वें का अल्लाह खां करके, तो ईसा अल्लाह खां, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? अभी मैंने सारे बताए, तो इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने सारी चीजें बता रखी हैं, सारे रसों का। 34वां क्वेश्चन है हमारा, अभी अभी राधा सो गई है, यानी कि अभी अभी की बात है ये, तो यहाँ पर होगा आसन्न भूतकाल। हालांकि पास्ट में ये काम हो चुका है, लेकिन अभी अभी सोई है जब आया, तो आसन्न भूतकाल इसको कहेंगे, जो अभी भी चल रहा है, ठीक है? वो सो रखी है ना, अभी भी सो ही है, तो इसका मतलब क्या है? आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकर्मक क्रिया वाले, देखिए सकर्मक अकर्मक का मैंने पूरा बताया था। सकर्मक यानी क्रिया के साथ वो खेल रहा है, लेकिन किससे खेल रहा है? ठीक है? और फिर वो पढ़ रहा है, ठीक है? वो पानी भर रहा है, वो गा रहा है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि सकर्मक में क्या होता है कि एक पूर्णतः क्रिया वहां उस पर जुड़ी होती है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस वाक्य में प्रविशेषण मैंने क्या बताया था आपको? विशेषण की भी जो विशेषता बताएं। अब देखिए मैं बोलूं कृष्ण सुंदर है, ठीक, ये सुंदर विशेषण हो गया, लेकिन बहुत सुंदर है अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा? कृष्ण बहुत सुंदर है, प्रविशेषण बहुत हो जाएगा। ऐसे में किसी को बोलूं ये श्वेत वर्ण है, बहुत ज्यादा है, तो फिर वो हमारा हो जाएगा, या घोड़ा तेज दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है बोलूंगा, तो फिर वो उस प्रकार से अब प्रविशेषण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनावश्यक शब्द प्रयोग के कारण अशुद्ध वाक्यों का वाक्य हमको बताना है। अब देखो, वह पढ़ने गया हुआ है, ठीक है, ये भी। उसके बाद देखिए उसे सब जानते हैं, चलिए ठीक है, अभी वह यहाँ से गया है, ठीक। सुबह बच्चे स्कूल को जाते हैं, तो को की जरूरत है ही नहीं, अगर आप को भी हटाएंगे तो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा, सजना सजावट, इजी है, ठीक है, क्रिया वही थी ना, सजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां किसी वस्तु का बड़ा चढ़ाकर किया गया वर्णन झूठा प्रतीत हो, तो कौन सा अलंकार होगा? अब देखिए ज्यादातर लोग इसमें अतिशयोक्ति अलंकार करेंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार दिया गया है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अतिशयोक्ति में क्या होता है कि कई बार वो सही मालूम भी पड़ता है कि हाँ हो सकता है, लेकिन अत्युक्ति का वो जब बहुत ज्यादा ही हो गया कि वो हो ही नहीं सकता, ऐसा झूठा ही होगा वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हाँ, अगर अत्युक्ति नहीं होता तब हम अतिशयोक्ति की ओर रुख करते। जड़ खोदना मुहावरे का अर्थ, देखिए मुहावरे लोकोक्ति आपको पढ़नी है, तो इसका अर्थ होता है समूल नष्ट करना, इनकी उसके तह तक जाना, सारी चीजें जानना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कहावत का सही अर्थ है। अब देखिए जंगल में मोर नाचा का नाचन कम ही लोग देखते हैं, तो गलत है। जंगल में मोर का नाच कौन देखता है? गुण स्वयं प्रकट नहीं होते, ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन न करे जहां कद्र न हो, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, ठीक है। इनके जहां पर कद्र ही ना हो, जो चीज आप शोकेस कर रहे हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं है ना, आपको जरूरत ही नहीं है अपने
जो भी क्वालिटी या जो भी आपके अंतर प्रतिभा है उसको दिखाने की, बस वही आप समझिए। निम्न में से मुहावरा और लोकोक्ति में से अंतर भी आपको पता होना चाहिए। तो ईंट से ईंट बजाना इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ईंट से ईंट बजाना इसका सही मुहावरा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर बाकी सब क्या है, लोकोक्तियां आप यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कहावत है, तो आधा तीतर आधा बटेर आपने कई बार सुना होगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि बीट का मेल मतलब अलग ही है, वो मेल ही नहीं है उसका। अब बाकी 99 के फेर में पड़ना, यानी कि लालच में पड़ जाना धन कमाने या पैसे कमाने के, उसमें पलक पावड़े बिछाना का अर्थ होता है कि जैसे किसी के लिए अत्यधिक प्रेम पूर्वक या बेसब्री से इंतजार करना, जैसे प्रेमी अपने प्रेमिका के लिए या प्रेमिका अपने प्रेमी के लिए, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उड़ती चिड़िया पहचाना, इनकी रहस्य को दूर से ही पता लेना, भांप लेना, ये होता है। अत्युक्त अलंकार का मैंने बता दिया था। फिर हमारा शब्द चयन संबंधी वाक्य अशुद्ध या शुद्ध हमें यहाँ पर पता करना है। तो देखिए 44 का हमारा क्या होना चाहिए, देखिए बेटों में युद्ध हो गया, ठीक, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, मकान गिर जाने का संदेह है। शब्द चयन तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बेटों में युद्ध थोड़ी होता है, लड़ाई होती है ना, युद्ध तो किसी देश में होगा, तो ऐसे ही आपको समझना है। फिर शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए इनमें से शुद्ध आपका हो जाएगा, साधु को भिक्षा दो, भट्टी में ईंधन नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। पूर्णिमा का चांद देखें, बादाम खाओ स्वस्थ रहो। ठीक है, नेक्स्ट 46, इनमें से शब्दालंकार है, मैंने अलंकार में बताया था शब्दालंकार कौन होते हैं, अर्थालंकार कौन से होते हैं। तो उपमा, उत्प्रेक्षा और अंत्युक्ति क्या है, अर्थालंकार है, और वक्रोक्ति आपका हो जाएगा क्या, शब्दालंकार। इनमें से मात्रिक छंद क्या हो गए, जहां पर आप छंद का कैसे अंदेशा लगाओगे, मात्रा के आधार पर। तो देखिए ए बी सी डी, इनमें से आप बताइए, उल्लाला इसका सही उत्तर है 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो आतिथेयी हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश्य शब्द के लिए सही वाक्य है, तो प्रकाश्य के लिए क्या हो जाएगा आपका, प्रकाश में लाए जाने योग्य। ठीक है, प्रकाश्य है वो। अंतिम प्रश्न आज का, अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़ें, डीएलएड की जल्द क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, कहाँ कैसे क्या चीजें हैं, स्ट्रेटेजी सारी चीजें मैं बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कैसे आप इजीली कम नंबर पर यानी कि कम समय में तैयारी कर सकते हैं। हालांकि कम नंबर में तो सिलेक्शन नहीं होगा, नंबर तो आपको ज्यादा ही सोचने पड़ेंगे। अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस पद में बहुव्रीहि समास है, रोगग्रस्त तत्पुरुष हो जाएगा, पंचवटी में आपका द्विगु समास है, मैंने बताया था कैसे पहचानना है, पहला अंक। फिर एकाएक अव्ययी भाव समास एक, ठीक है, अव्यय लगाए, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि। तो इस प्रकार के आपके 50 क्वेश्चन थे। आई होप यू एंजॉयड अ लॉट, कि आपको ये क्लास ठीक लगी होगी। बाकी अन्य वीडियोस को जाकर जरूर देखें, एक आइडिया आपको लग गया होगा। जुड़े रहें, धन्यवाद।